हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और एक बार हम लोग फिर से अपने इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था हुमायूं के बारे में, तो 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाता है और दिल्ली और आगरा समेत संपूर्ण मुगल साम्राज्य पर सूर्यवंश शेरशाही शासन स्थापित होता है। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे सूर्यवंश। सूर्यवंश दोस्तों, सूर्यवंश की स्थापना की थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शेरशाह सूरी। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी और सूर्यवंश 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा दोस्तों। सूर्यवंश कब तक रहा? तो 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। और एक बात और दोस्तों बता दूं, सूर्यवंश को द्वितीय अफगान वंश भी कहते हैं। सूर्यवंश को द्वितीय अफगान वंश भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों दोस्तों, मैं बता देता हूं, इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है द्वितीय अफगान वंश, तो इसका मतलब कभी ना कभी पहला अफगान वंश रहा होगा, तभी तो यहाँ लिखा है द्वितीय अफगान वंश। तो दोस्तों सच है, पहला अफगान वंश आप जानते हैं लोदी वंश था। दिल्ली सल्तनत पर जितने भी शासकों ने राज किया है, उनमें एक वंश था लोदी वंश जो अफगान था। बाकी सब कौन थे? तुर्की थे। जैसे गुलाम, खिलजी, तुगलक, ये सब कौन थे? ये सब थे तुर्की। लेकिन जो लोदी वंश आता है वो दोस्तों था अफगान वंश। तो पहला अफगान वंश वो हो गया था और दूसरा अफगान ये सूर्यवंश है। सूर्यवंश को भी अफगान वंश कहते हैं, लेकिन द्वितीय अफगान वंश, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद की थी। ओके दोस्तों, तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सूर्यवंश के बारे में। अब हम लोग चलते हैं शेरशाह सूरी, जिसने इसकी स्थापना की, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, देखेंगे उसने क्या क्या कार्य किए, उसका जीवन कैसा रहा। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे शेरशाह सूरी का प्रारंभिक जीवन। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा दोस्तों, ये लोग हम देखेंगे। उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो दोस्तों प्रारंभिक जीवन जो है उसका, आप देख रहे हैं प्रारंभिक जीवन। शेरशाह सूरी या शेर खां भारत में सूर राजवंश का संस्थापक था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर 1472 ईस्वी होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 1472 ईस्वी होगा। तो शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। आपको दिख नहीं रहा है, मैं उसको कट कर देता हूँ, अभी दिखेगा। अब देखिए दोस्तों, तो शेरशाह सूरी का जन्म जो हुआ था 1472 ईस्वी में, इस बात को ध्यान रखिए आप। 1472 ईस्वी में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ नरनौल में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? नरनौल परगने में। शेरशाह सूरी का जन्म नरनौल परगने में हसन खां सूर की अफगान पत्नी, हसन खां सूर की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पिताजी थे वो, उनका नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था? हसन खां सूर। इसके पिताजी का नाम था हसन खां सूर। और हसन खां सूर की जो अफगान पत्नी थी, उसी के गर्भ से शेरशाह सूरी का जन्म हुआ 1472 ईस्वी में नरनौल परगने में। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। तो ये बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, छोटे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। तो वहाँ पर आपको ये फरीद खां लिखना होगा दोस्तों। आपको जहाँ दिखे फरीद खां वहीं लगा देना है टिक। तो इस बात को ध्यान रखिए, फरीद खां। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इसके पिता ने देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, इसके जो पिता थे ये सहसराम और ख्वासपुर की जागीरदार थे।
हसन खां जो सूर थे, हसन खां सूर, वो सहसरामपुर और खवासपुर यहाँ के जागीरदार थे, अर्थात सहसराम और खवासपुर की जागीर इनके पिताजी के पास थी। तो दोस्तों शेर शाह जो था बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और कुशलता से भरा हुआ था। इस बहुत ज़्यादा मतलब कुशल था। तो इसकी कुशलता से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया। कहा कि अब लो तुम मेरी जागीर प्रबंधन का कार्य संभालो। समझे दोस्तों? शेर शाह के प्रशासनिक कौशल से, यहां लिखा भी है, देख लीजिए आप। शेर शाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, अब कुछ कारण रहा होगा दोस्तों, वह इस जागीर प्रबंधन का काम इसको नहीं करता है, इसको छोड़ देता है। हम कह सकते हैं कि अपने पिता से कहता है नहीं, हम ये हमसे नहीं होगा। और वो कहाँ चला जाता है? दौलत खां की सेवा में आगरा चला गया। दोस्तों उसके पिता जो सहसराम और खवासपुर के जागीरदार थे, उन्होंने शेर शाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह इसे छोड़कर दौलत खां की सेवा में आगरा चला गया। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये एक बार आपको सिर्फ पढ़ लेना है, यहां बहुत ज्यादा फैक्ट है नहीं। फैक्ट आएगा जहां मैं बता दूंगा कि इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1522 ईस्वी में दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी, ये याद रखिए ये पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ आपको एक दो फैक्ट मिलेंगे, तो इसलिए ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है और याद भी रखना है। 1522 ईस्वी में दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी, दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ शेर शाह नियुक्त किया गया। तो हुआ क्या दोस्तों, एक बार बहार खां लोहानी के साथ शेर खां कहाँ गया हुआ था? जंगल। एक बार बहार खां लोहानी के साथ शेर शाह जंगल गया हुआ था, और वहीं पर जंगल में एक शेर को क्या हम कहें दोस्तों, उसमें कहानी में तो ये बताया था, जो शेर का बच्चा था उसको, तो शेर के बच्चे को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि दी। जो शेर शाह था, एक बार उसने जंगल में एक शेर के बच्चे को मार दिया था। इससे प्रभावित होकर बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। ओके दोस्तों, और अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक भी नियुक्त किया, अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक भी नियुक्त कर दिया। ओके दोस्तों, तो यहां से क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो उसमें आप टिक करेंगे दोस्तों, बहार खां लोहानी। ओके दोस्तों, और अगर ये पूछ ले कि बहार खां लोहानी जिन्होंने शेर शाह को शेर खान की उपाधि दी थी, वे कहाँ के सूबेदार थे? तो वहाँ दोस्तों बिहार के सूबेदार थे। ओके दोस्तों, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सब आप पढ़ चुके हैं। हुमायूं, जब मैं पढ़ा रहा था हुमायूं के बारे में, तो वहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन जरूरी है। पंद्रह सौ 28 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में शामिल हुआ। शेर शाह 1528 ईस्वी के युद्ध में बाबर की सेना में शामिल हो गया। देखिए शेर शाह की चालाकी देखिए। 1528 ईस्वी में जब चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच, 1528 का चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो उसमें शेर शाह बाबर की सेना में शामिल हो गया और मुगलों के साथ लड़ा, मुगलों का साथ दिया। लेकिन 1529 ईस्वी में जब घाघरा का युद्ध होता है, तो वो बाबर का साथ छोड़ करके महमूद लोदी के साथ हो गया। 1529 ईस्वी में जब घाघरा का युद्ध हुआ, तो जो शेर शाह था वो महमूद लोदी के साथ हो गया, और बाबर को एक संदेश भिजवाया कि हम भले ही आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लड़ेंगे नहीं। उसने कहा मैं निष्क्रिय रहूंगा। देखिए
समझिए थोड़ा सा। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में तो सीधे रूप से बाबर की सेना में शामिल हुआ और बाबर की सेना के साथ लड़ा और विपक्ष को हराया। लेकिन 1529 ईस्वी में जब घाघरा का युद्ध हुआ अफगान सेना के बीच और बाबर के बीच, तो महमूद लोदी जो अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था उसके साथ में गया, शेरशाह मिल गया। क्योंकि महमूद लोदी भी अफगान था, शेरशाह भी अफगान था, इसलिए मिल गया। लेकिन बाबर को यह संदेश भिजवाया कि हम भले ही महमूद लोदी की सेना में मिल गए हैं लेकिन हम निष्क्रिय रहेंगे। और इसी समय दोस्तों बाबर ने हुमायूं को इससे सतर्क रहने की सलाह दी। बाबर ने हुमायूं को कहा, देखो ये किस तरह खेल खेल रहा है, पहले तो मेरे में रहा, फिर महमूद लोदी के पक्ष में चला गया। यानी कि इससे सतर्क रहना बाबर ने हुमायूं को बताया था। और दोस्तों यही गलती हुमायूं कर देता है और शेरशाह की शक्ति को आंक नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है और 1540 ईस्वी में हार जाता है। अगर बाबर के बात को ध्यान में रखता हुमायूं तो शायद आज ये द्वितीय अफगान वंश ना आता और अभी मुगल वंश ही चलता रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों आगे लिखा है 1529 ईस्वी में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं का शेरशाह सूरी से आमना सामना हुआ। तो दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन एक बार रिवीजन भी हो जाए। 1539 ईस्वी में, ये मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देता हूँ क्योंकि जहाँ मेन चीज आएगा, मुख्य तथ्य आएगा, वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि ब्रैकेट में कर दूं। तो 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 64 नहीं, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, वो चौसा मन में आ रहा था ना इसलिए मैंने 64 बोल दिया। तो 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, तो ये बात आप पहले ध्यान रखिए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। 1539 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो जब युद्ध हुआ तो इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ और उसने शाही उपाधि शेरशाह सुल्तान आदिल धारण की। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात सामने आ गई है। देखिए दोस्तों, तो शेरशाह ने, यही पूछा जाएगा, शेरशाह ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि किस युद्ध के दौरान धारण की या किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की? शेरशाह ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की? तो चौसा का युद्ध होगा दोस्तों, चौसा का युद्ध। आपका ऑप्शन में 4 युद्ध रहेंगे लेकिन वहां पर आपको टिक करना है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। अब दोस्तों 1539 ईस्वी में जब चौसा का युद्ध हुमायूं हार जाता है, उसके कई क्षेत्र शेरशाह के कब्जे में हो जाते हैं, तो हुमायूं द्वारा अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के क्रम में फिर दोनों के बीच टकराव होता है, क्योंकि हुमायूं चाहता था कि वो अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। क्योंकि हुमायूं भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसका तो इलाका शेरशाह लेकर चला गया, अब वो प्राप्त करने की तो कोशिश करेगा ही और करता है। तो दोस्तों 1540 ईस्वी में, मैं इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूं, 1540 ईस्वी में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध होता है। और किसके किसके मध्य? तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य ही होता है। 39 में चौसा, 40 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी इसे कहते हैं। तो दोनों के मध्य पुनः युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया दोस्तों, और शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। शेरशाह ने अपने शासन का विस्तार जारी रखा। कुछ ही समय में अपने राज्य का विस्तार पूरब में बंगाल तथा पश्चिम में सिंध तक कर लिया। ओके दोस्तों, तो आपको मेन इसमें याद ये रखना है कि 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ? हुमायूं शेरशाह के मध्य हुआ। कौन जीता? हुमायूं जीता।
हुमायूं हारा और शेरशाह जीता। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसको 1-2 बार पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रही पूरा का पूरा पिछला वाला रिवीजन, हम कह सकते हैं पिछला वाला। थोड़ा सा जो शेरशाह के बारे में हमने बताया कि उसका जन्म, उसके पिताजी कौन थे, कहाँ के जागीरदार थे, ये थोड़ा सा नया था। बाकी आपने चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो हुमायूं वाली वीडियो देखी है तो। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक। दोस्तों, जब शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में कन्नौज के या बिलग्राम के युद्ध में, दोनों हम कह सकते हैं, चाहे कन्नौज का कहें चाहे बिलग्राम का युद्ध कहें, तो जब शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में हुमायूं को हरा देता है कन्नौज के युद्ध में, तो अपना राज्याभिषेक कराता है। दोस्तों, उस समय कहा जाता है उसकी उम्र जो थी, आप देख रहे हैं 68 वर्ष की थी। ये देखिए, अब मैं पढ़ देता हूँ एक बार। बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 ईस्वी में शेरशाह का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया, 68 वर्ष की आयु में। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। आप मतलब सोचिए, उस समय जब इसने युद्ध किया 68 वर्ष की आयु थी इसकी, और आजकल के 68 वर्ष की आयु के आप जानते हैं व्यक्ति कैसे होते हैं, एकदम मतलब चलने के भी काबिल नहीं होते। और उस समय इसने युद्ध किया था, शेरशाह ने उस समय युद्ध किया था 68 वर्ष की आयु में। 1540 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों, यहाँ पर हुमायूं नहीं होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, यहाँ पर हुमायूं नहीं होगा। देखिए, 68 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में शेरशाह गद्दी, मतलब शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यहाँ शेरशाह होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए, शेरशाह होगा। थोड़ा लिखने में ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कह सकते हैं 1568, सॉरी क्या क्या दिमाग में आ रहा है, मतलब एकदम 68 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ओके दोस्तों, ये दोस्तों देखिए टाइप करना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा गलत हो जाता है टाइपिंग में। अब जब उसको टाइप करेंगे तो गलती तो हो ही जाएगी दोस्तों, इंसान ही है, कोई भगवान नहीं। तो आपको मुझे सुनना है, वहाँ पर लिखा है वो तो आपको देखना ही है, लेकिन साथ में मुझे सुनना भी तो है। तो दोस्तों, 68 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इस प्रकार उसने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश अर्थात द्वितीय अफगान वंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। आप चाहे द्वितीय अफगान वंश कहिए, चाहे द्वितीय अफगान साम्राज्य कहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक राज्याभिषेक तक हमने पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अब देखते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी के कुछ राजनीतिक अभियान हैं, मतलब उसने कहाँ कहाँ आक्रमण किए। देखिए दोस्तों, ये सारे फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक बार रिवीजन हो जाए। देखिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं आपको बताऊँ, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाए। ये रटने वाली चीज़ है दोस्तों एक प्रकार से। देखिए, अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो मैं आपको बताऊं, या कोई ऐसा शब्द है ही नहीं इसमें जिसका मैं थोड़ा सा वर्णन करूं जो आपके समझ में ना आए। अब ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जब हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेसिक जानकारी तो लेना चाहिए दोस्तों। यहाँ से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, पहला जो इसका अभियान होता है, पहला अभियान था गख्खरों से युद्ध। अब गख्खर जाति ये पश्चिमोत्तर भारत के पास रहती थी और ये काफ़ी खतरनाक जाति थी, बहुत शक्तिशाली होती थी। तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं।
1541 देखिए दोस्तों, 1540 में शासक बना, 1541 ईस्वी में ही अभियान शुरू कर दिया। तो 1541 ईस्वी में शेरशाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी उनकी शक्ति को खत्म तो ना कर सका, मतलब उनकी शक्ति को समाप्त ना कर सका, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए पश्चिमोत्तर सीमा पर, देखिए पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने, और फिर एक ऑप्शन आपका उसमें शेरशाह सूरी भी रहेगा। तो वहाँ पर आपको टिक करना है शेरशाह सूरी। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। बाकी आप देख लीजिए, गख्खर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे, लूटपाट करते थे, ये आप स्वयं देख सकते हैं। अब दूसरा अभियान था उसका मालवा का अभियान। दूसरा अभियान था मालवा का अभियान। दोस्तों शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में, देखिए 41, 42, 43, 44, 45, इसका ऐसे ही लगातार 5 अभियान होता है। तो दूसरा अभियान था 1542 ईस्वी में हुआ, मालवा पर आक्रमण किया शेरशाह ने और उस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उसमें मालवा कमजोर एवं बिखरा हुआ था। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मालवा पर अधिकार किया, क्योंकि उस समय मालवा एकदम बिखरा हुआ था, आक्रमण करके उसे आसानी से जीत लिया। अब दोस्तों यहाँ जो तीसरा अभियान है ये आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों मैं उसको 1-2 बार आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको ध्यान से पढ़िए। अगर मैं नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान से पढ़िए तो इसका मतलब आप उसे छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन रायसीन का अभियान, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने कहाँ आक्रमण किया? रायसीन पर। माना जाता है कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। रायसेन की यह घटना शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए मैं समझा देता हूँ। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन के किले पर आक्रमण किया और उस समय ये किला जो था इस पर शासन था राजपूत शासक पूरनमल का। कहा जाता है कि इसमें शेरशाह ने धोखे से पूरनमल को मार डाला और जब पूरनमल मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो जो पूरनमल के दरबार में रहने वाली जो उस राज में रहने वाली स्त्रियां थीं जिनके पति की मृत्यु हो गई थी, उन स्त्रियों ने जौहर कर लिए। जौहर मतलब हम जिसे आजकल हम सुसाइड कहते हैं ना दोस्तों, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया थी वहाँ पर। तो मौत को गले लगा लिया स्त्रियों ने स्वयं, ताकि वो अपना वजूद बचा सके, अपनी इज्जत बचा सके। क्योंकि जो शेरशाह सूरी के सैनिक होते थे, ये मतलब आप जानते हैं कि जब किसी किले को जीतते तो वहाँ की स्त्रियों को बहुत उनके साथ अभद्रता करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए राजपूत स्त्रियों ने अपने शान और सम्मान को बचाने के लिए जौहर कर लिया, अर्थात सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। रायसेन की यह घटना इसीलिए कही जाती है कि ये शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक है, क्योंकि शेरशाह सूरी लगभग सारे काम अच्छे करता है, लेकिन ये कलंक हो जाता है उसके नाम पर। अब दोस्तों यहाँ पर है चौथा अभियान, मारवाड़ का अभियान। मारवाड़ का अभियान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद एक अभियान आएगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो ये मारवाड़ का अभियान इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। 1544 ईस्वी में हुआ। देखिए 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मालदेव था। मालदेव उसमें मारवाड़ का शासक था। मालदेव जो
1532 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1532 ईस्वी में मालदेव मारवाड़ का शासक बना था। सारे पश्चिम और उत्तर पश्चिम राजस्थान को अपने कब्जे में कर लिया था। मालदेव ने जैसलमेर के भट्टियों की मदद से, देखिए जैसलमेर में एक जाति पाई जाती है, एक जैसे अभी मैंने आपको बताया गक्खर जाति, वैसे भट्टी जाति भी होती। तो मालदेव ने जैसलमेर के भट्टियों की मदद से अजमेर को जीत लिया। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ का शासक ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ का अभियान शेरशाह के समस्त अभियान में सबसे कठिन था, सबसे कठिन अभियान था। शेरशाह ने जितने भी अभियान किए, सिंपल सेंटेंस में आप समझ लीजिए कि मारवाड़ का जो अभियान था वो शेरशाह के सभी अभियानों में से सबसे कठिन था। जितने भी अभियान शेरशाह सूरी ने अभी तक किए उनमें सबसे कठिन था, सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और दोस्तों अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मतलब याद ही रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। राजपूत सरदार जैता और कुंपा ने वीरता का प्रदर्शन दिया था इसी अभियान के दौरान। अंततः युद्ध में विजय के लिए शेरशाह सूरी ने कूटनीति का सहारा लिया। तो पूछा जाएगा कि राजपूत सरदार जैता और कुंपा निम्नलिखित में से किस अभियान से संबंधित हैं? ऐसा शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था करोड़पति में, जो अमिताभ बच्चन खिलाते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उसमें शायद ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। हालांकि ये सेम क्वेश्चन नहीं था, मैं बता दे रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन था। उससे शायद अकबर से था। अभी मैं जब अकबर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा, इसके बाद अकबर ही मुझे पढ़ाना है। तो ये बात ध्यान रखिए कि राजपूत सरदार जैता और कुंपा ने वीरता का प्रदर्शन दिया था, ये किस अभियान से संबंधित हैं? तो मारवाड़ का अभियान। ओके दोस्तों, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बेसिक, या हम कह सकते हैं कि एकदम पूरा जितना भी युद्ध लड़ा इसने, उन युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। ओके दोस्तों, और शेरशाह सूरी का लास्ट युद्ध भी था, लास्ट अभियान भी था। तो दोस्तों वो है हमारा कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान, इसको मतलब अब क्या कहें कि इसको एकदम आपको रट लेना है। अब चाहे जिस तरह आपको रटना है या समझना है, जैसा भी आप कर पाते हो। मैं इसको पहले एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद में फिर समझाता हूँ। और पढ़ने के बाद शायद मुझे समझाना ना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने लिख दिया है जो मुझे, देखिए दोस्तों मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि समझाना कम पड़े, आप खुद भी समझ लें। 1545 ईस्वी में शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान था। यानी 1545 में शेरशाह का अंतिम अभियान कौन सा अभियान था? कालिंजर का अभियान था। कहा जाता है कि शेरशाह ने कीरत सिंह, जो कालिंजर के शासक थे, उनकी एक नाचने गाने वाली एक दासी को हथियाने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया, जिसको कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह ने किले की दीवार को एक गोला बारूद से उड़ा देने की धमकी दी। उसी दौरान किले की दीवार से टकराकर एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर जा गिरा, उसमें आग लग गई और 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई। आप समझिए दोस्तों, देखिए कालिंजर के शासक थे कीर्त सिंह, कहीं कहीं कीर्त सिंह लिखा होता है, कहीं कहीं कीरत सिंह लिखा होता है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपको चाहे कीरत सिंह लिखा हो चाहे कीर्त सिंह, दोनों एक ही हैं। तो उस समय कालिंजर के शासक थे कीर्त सिंह या कीरत सिंह। 1545 ईस्वी में शेरशाह कीरत सिंह के किले कालिंजर का अभियान करता है। होता क्या दोस्तों, शेरशाह सूरी ने एक लड़की को पसंद किया था जो कीरत सिंह के दरबार में नाचने गाने वाली थी, वहाँ नाच डांस जो भी करती थी, कलाकार थी कीरत सिंह के। तो कीरत सिंह से शेरशाह सूरी ने कहा ये लड़की मुझे चाहिए। तो कीरत सिंह ने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो उसी नाचने गाने वाली लड़की को हथियाने के लिए, प्राप्त करने के लिए शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि दोस्तों देखिए
ये था किला। तो दोस्तों आप जानते हैं जो राजा महाराजा होते हैं वो अपने किले को चारों तरफ से दीवार से घेर कर रखते हैं। तो अब चूंकि जो किले का दीवार था दोस्तों, ये किले का जो दीवार था ये वाला, ये काफ़ी मजबूत था। और जानते हैं दोस्तों जो किले के दीवार के गेट होते हैं ना, उनको हाथियों से खुलवाया जाता है। तो अब ये गेट कैसे टूटे? तो शेरशाह ने हाथी का प्रयोग किया ही नहीं, उसने तुरंत कहा गोले बारूद से उड़ा दो, क्योंकि उस समय गोला बारूद शेरशाह के पास था। उसने कहा इसको उड़ा दो गोले बारूद से। तो गोला बारूद चलने लगा। आप जानते हैं किला थोड़ा सा पहाड़ी पर होता, ऊंचाई पर। तो जब गोला चलाया गया तो कुछ गोले तो वहीं दग गए और कुछ गोले लेट में दगते हैं, जैसे होता नहीं, थोड़ा सा लेट में। तो एक गोला गया दीवार से टकराकर और वहां दगा नहीं, वो वापस ढनक कर और शेरशाह के उस खेमे में आ गया जहां पर एकदम पूरा का पूरा औजार रखा हुआ था, गोला बारूद। जहां पर शेरशाह ने पूरा का पूरा गोला बारूद रखा हुआ था उसी पर आ गया और गिर गया और पूरा आग लग गया। धमाका हुआ और उसमें शेरशाह की मृत्यु हो गई 22 मई 1545 ईस्वी को। तो इस तरह से शेरशाह की जीवन लीला समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये था शेरशाह के अभियान, उसका जीवन परिचय मैंने पूरा आपको बता दिया। अब दोस्तों हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे शेरशाह से संबंधित कुछ और तथ्य, जैसे शेरशाह का जो शासन व्यवस्था था, उसने कौन कौन से सिक्के चलवाए, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कर व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।